नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने जिन खास खबरों को लेके तबसरा किया है उनमें कुछ खास खबरें इस तरीके से हैं कि देश में जिस तरीके से बेरोज़गारी को लेकर के, नौकरियों को लेकर के आज नौजवान बेहाल है, परेशान हाल है और मुल्क एक बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। महंगाई के ने तो लोगों को कमर तोड़ी ही है, लेकिन बेरोज़गारी ने उससे ज़्यादा लोगों को बेहाल कर रखा है। तो बहरहाल अभी हाल ही में जो स्टार्टअप कंपनियों में लोगों को रोज़गार मिल रहे थे उसको भी लेकर के एक बड़ा झटका लगा है। मुल्क में ऐसी तमाम स्टार्टअप कंपनियों का बहुत बुरा हाल है। इनमें एक और नया नाम जुड़ गया है। इसमें स्विगी नाम की फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी ने अभी हाल ही में जुमे के रोज़ उनके ज़िम्मेदारों की तरफ से ये ऐलान किया गया कि 380 मुलाजमीन को, कर्मचारियों को हटा दिया गया है। और ऐसा कदम इसलिए उठाया है कि जो उनके ज़राए हैं, सोर्सेज हैं पैसा आने के, फंडिंग के, वो मुश्किल के दौर में फंस गया है। तो इस तरीके से कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था कि इतने मुलाजमीन की तनख्वाहें दे पाना मुश्किल बन गया था। तो कंपनी ने इसका खुद एतराफ़ किया है और कहा है कि हम बहुत मुश्किल में फंस गए थे। इस तरीके से ज़्यादा भर्तियां करने की बिना पर हम लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें मजबूर होकर के उन्हें हटाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से 380 लोगों को हटा दिया गया है और कंपनी ने ऐसे सभी लोगों से माफ़ी भी मांगी है, माजरत की है और कहा है कि भाई हम अभी उस दौर में अगर होंगे तो फिर ऐसी भर्तियां कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए ये मुश्किल बन गया है कि और भी लोगों को तनख्वाहें न दे पाने की बिना पर कैसे आगे जोड़ा जाए। तो इस तरीके से कंपनी ने माजरत के साथ 380 लोगों को हटा दिया है। तो बहरहाल अभी जहां मुल्क में तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री और सूबे में चीफ मिनिस्टर लोगों को नौकरियों की अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, वहीं प्राइवेट कंपनियों का ये हाल है कि वहाँ से लोग निकाले जा रहे हैं। तो अब इस तरीके से बेरोजगारों की कतार में स्विगी से हटाए गए लोग भी अब कतार में खड़े हो गए हैं और ऐसे अभी और कितने लोग होंगे इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उधर नौकरियों के और रोज़गार को लेकर के अभी हाल ही में जुमे के रोज़ एक बड़ी दवासाज कंपनी और उनसे जुड़े तमाम कारोबारियों के एक जलसे को खिताब करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसे ही बयान दिया है कि दवासाज कंपनियां देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और अगर इनको और फ़रोग़ दिया जाए तो इससे लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो उनके इस बयान से भी लोगों में काफ़ी उम्मीदें जागी हैं, लेकिन खुद नितिन गडकरी भी सिलसिले में क्या कोशिशें करेंगे ये लोगों को की निगाहें इस बात पर हैं। और उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री की जो आर्थिक नीति है उसको लेकर के काफ़ी प्रशंसा भी की है। कहा है कि इन्हीं सब उद्योगों से जो GST के जरिए इतने पैसे आ रहे हैं उससे प्रधानमंत्री को बड़ी उम्मीदें हैं और मैं भी समझता हूं कि इन उद्योगों से, इन सनतों से, कारोबार से लोगों को बड़े रोज़गार के अवसर मिलेंगे। ये देश के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो बहरहाल नितिन गडकरी के इस बयान से भी लोगों में रोज़गार को लेकर काफ़ी उम्मीदें जागी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जहां पिछले दिनों काफ़ी खबरें सामने आई कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक की गई है या चूक हो गई है या किसकी लापरवाही है सुरक्षा एजेंसियों की, तो बहरहाल इस सिलसिले में अब उनकी ये यात्रा कश्मीर पर ख़त्म होगी। तो कश्मीर पहुंचने से पहले भी लोगों में तमाम इस बात को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं कि वहाँ पर भी सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम होने चाहिए। तो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर सुरक्षा के पूरी तरीके से इंतज़ाम कर लिए गए हैं और हर तरह की सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी, कहीं भी सुरक्षा में चूक नहीं होने दी जाएगी। मनोज सिन्हा जुमे के रोज़ एक प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के दौरान ये बात कही थी जब अखबार नवीसों ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी की यात्रा में कहीं कहीं चूक की खबरें आई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी उनकी यात्रा आएगी तो यहाँ पर
तमाम ऐसे संवेदनशील जगहें हैं जहाँ पर सुरक्षा में चूक हो सकती है। तो इस सिलसिले में उनका अखबार नवीसों का जवाब देते हुए मनोज सिन्हा ने इस बात को वाज़ेह किया कि यहाँ पर सुरक्षा की पूरी तरीके से इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं और जो भी सहूलतें दी जानी हैं वो दी जाएंगी। और इसी सिलसिले में उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर भी अपने नज़रियों को पेश किया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो यहाँ से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित थे उनको लेकर के बड़ी दिक्कतें थी, बसाने को लेकर के आराधियाँ नहीं थी, लेकिन आज हमने लगभग 390 ऐसे फ्लैट बना दिए हैं जिसमें कि उनको बसाया जा सकेगा। तो उन्होंने इस तरीके से कश्मीरी पंडितों के मसले पर भी कहा और कहा कि ये जो कश्मीर में लोगों ने अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उन्हें भी खाली कराया जाएगा और इसमें कोई भी रियायत बरती नहीं जाएगी, ये सिलसिला जारी रहेगा, सरकारी जगहों को खाली कराया जाएगा। और उन्होंने इसमें गरीब और कमज़ोर लोगों को भी ये बात वादे की कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्रवाई सिर्फ उन लोगों पर की जाएगी जिन्होंने अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा यानी सियासी या सरकारी ओहदों का फ़ायदा उठा करके ऐसी ज़मीनों पर कब्जा किया था, तो उन्हें खाली कराया जाए। आप पार्टी के केजरीवाल हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। दिल्ली में उनकी जब से सरकार बनी है तब से उन्हें ये शिकायत रहती है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। आए दिन ये खबरें सामने आती रहती हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके काम में रुकावट डाल दी, जिसकी बिना पर सरकार सही से काम नहीं कर रही। तो बहरहाल अभी जुमे के दिन उन्होंने शुक्रवार को अपने एक बयान में ऐसे कहा है और ये बयान उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से उन्हें लिखे गए, चीफ मिनिस्टर को लिखे गए खत को के जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कहीं कि वीके सक्सेना उपराज्यपाल जो हैं वो दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि सरकार अपना काम करे और वो अपना काम करे। उन्होंने कहा, इसकी मिसाल दी, कहा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर अपना अपना काम करे तो ही बेहतर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली की सरकार को सुचारू रूप से काम करने नहीं देना चाह रहे। वो आए दिन कुछ न कुछ पत्र लिख करके कोई न कोई बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा इल्ज़ाम लगाया उपराज्यपाल पर कि वो सरकारी कामकाज को होने नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए वो कोई न कोई बहाना बना करके खत लिखा करते हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल का काम है दिल्ली प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस को देखना, पुलिस प्रशासन को देखना। तो राज्यपाल को चाहिए कि वो अपना काम देखें और सरकार को अपना काम करने दें। वो इस तरह से बाधा डालेंगे तो दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी। बहरहाल जब से ये अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने दिल्ली की हुकूमत संभाली है, तब से कोई भी उपराज्यपाल रहा हो, उन्हें ये शिकायत हमेशा बनी रही कि उपराज्यपाल के दखल से वो अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल तो सरकार चला ही रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें एक उपराज्यपाल को कहीं न कहीं अपने काम में रुकावट डालने का बहाना भी मिलता रहता है। खैर, अब दोनों ही अब काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो चल रही है और उपराज्यपाल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये शिकायत बनी रहती है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे पहले जिन जगहों पर इस मसले को उठाया जाना चाहिए, याचिकाकर्ताओं ने वहां न जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। ये गलत है। इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो उस फोरम पर जाएं जहां पर कि पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में पहले जाइए, वहां जाकर के याचिका दाखिल करिए और वहां पर अपनी बात रखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने जाने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, न सिर्फ इसको खारिज कर दिया है और कहा है कि ये सिर्फ प्रचार पाने की एक कोशिश के लेकर के ये याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
अगर जाति आधारित जनगणना पर हम रोक लगा देंगे या सुनवाई शुरू कर देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि किसको क्या आरक्षण मिल रहा है। इस तरीके से कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका को वापस ले लें। बहरहाल इस तरीके से जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाए जाने की जो कोशिशें थी उसको एक बड़ा झटका लगा है। और उधर देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह को चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। इस बार उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर आना दिया गया है और इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। 24 जनवरी को उनके भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि वो 24 को आएंगे और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे और वो उस परेड में शामिल होंगे। तो इस तरीके से इस बार मिस्र के राष्ट्रपति को यहाँ पर ये सम्मान मिलेगा। और उसके अलावा पुरानी पेंशन को लेकर के एक बार फिर से मरकजी मुलाजमीन और सूबे के मुलाजमीनों ने कमर कस ली है और कहा जा रहा है कि दोनों ने मिल करके राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तैयार करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। तो पुरानी पेंशन को लेकर के सभी राज्यों के और केंद्र के कर्मचारियों ने एक साथ आंदोलन करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की रूपरेखा बना ली है। बहरहाल अब इस मसले पर सरकार क्या करेगी, क्या कदम उठाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार अपने मुलाजमीन को सूबों में और मरकज में सहमत नहीं करा पा रही, राजी नहीं करा पा रही कि जो नीति वो अपनाना चाह रही इस सिलसिले में वही बेहतर है। लेकिन मुलाजमीन पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अडिग हैं, वो इसको लेकर आंदोलन के पूरी तरह से मूड में है। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर होगी मुलाकात नए तबसरों के साथ। आदाब, नमस्कार।